Hello everyone, welcome to this video lecture series. Today we are going to discuss exercise 13.1 questions related to direct proportion. But before that मैं आपको बता दूँ आप सबके पास बुक होना ज़रूरी है बिकॉज मैं यहाँ सिर्फ क्वेश्चंस करूँगी, सॉल्यूशंस करूँगी. क्वेश्चंस पढ़ने के लिए आपके पास बुक होना थोड़ा कंपलसरी है. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आपको यहाँ पे एक टेबल दे रखी है. द फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस. कार पार्किंग चार्जेस दे रखे हैं. 4 आवर्स 60 रुपीज़, 8 आवर्स आपको 100 रुपीज़, 12 आवर्स 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स 180 रुपीज़. आपसे ये कहा है चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द पार्किंग टाइम. आपको क्या ये सारे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं? बहुत इजी है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने जो डी बनाया था उसके लिए मुझे सबसे पहले टेबल का फॉर्मेशन करना पड़ेगा. ये हो गया हमारा टाइम एंड ये हो गया हमारे चार्जेस. ठीक है ना. अगर ये हमारा टाइम है एंड ये हमारा चार्जेस है तो हमारा टाइम है 4 आवर तो चार्ज लग रहा है 60 रुपीज़. 8 आवर चार्ज लग रहा है 100 रुपीज़. 12 आवर्स चार्ज लग रहा है 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स चार्ज लग रहा है 180 रुपीज़. देखो समय के साथ चार्ज बढ़ता जा रहा है. ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आने जैसा नहीं है, सिर्फ आपके बेसिक कंसेप्ट्स को एक बार चेक करने के लिए दिया गया है. डायरेक्ट प्रोपोर्शन दिख रहा है ये चीज़, तो इसे प्रोपोर्शन में कैसे चेक करते हैं? प्रोपोर्शन मतलब अपॉन. ये इक्वल है या नहीं, तो सभी को एक दूसरे के इक्वल लेके चलेंगे. कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं. अगर स्टैंडर्ड फॉर्म इनका सेम आएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है. लेट्स चेक. 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2 1 ज़ा 2 15 ज़ा, तो ये तो आया 1/15. 2 4 ज़ा 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 2 25 ज़ा. अरे पर ये तो 2/25 आ रहा है. सेम है क्या? नहीं है. आगे चलते हैं. 2 6 ज़ा 2 70 ज़ा 2 3 ज़ा 2 35 ज़ा. फिर ये तो सेम नहीं है. अगेन 2 12 ज़ा 2 9 ज़ा 90. 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 15 ज़ा. 2/15 एक भी सेम नहीं है. सो आंसर क्या होगा? देयरफॉर it is not in direct proportion. Clear everybody? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2. उसके अंदर भी आप लोगों को एक टेबल दे रखी है. उस टेबल के अंदर आपको एक मिक्सचर ऑफ पेंट्स दे रखा है और उस पेंट के मिक्सचर में आपसे कुछ चीज़ें पूछी हैं. पहले मैं आप लोगों के लिए टेबल बना देती हूँ. पार्ट्स ऑफ पिगमेंट दे रखा है. ओके, पार्ट्स ऑफ पिगमेंट्स दे रखे हैं. पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट ये गिवन है एंड पार्ट्स ऑफ बेस. क्या है ये शायद वो बच्चे समझ पा रहे होंगे जो कलर्स या आर्टिस्ट्री का वर्क करते हैं. बेस और पिगमेंट का कलर बच्चों जनरली आपके स्केच कलर फॉर एग्जांपल दिस, इसके अंदर कलर्स डालने के लिए यूज़ किया जाता है. कितना बेस और कितना कलर लगता है. ठीक है, तो हमें इतना डीप एनालिसिस में नहीं जाना है. हमें सिर्फ यहाँ देखना है कि यहाँ क्या कहानी चल रही है. आपसे कहा है कि 1 रेड पिगमेंट में ये 8 बेस कलर ले रहे हैं. ओके, और 4 रेड पिगमेंट में ये कितना लेंगे. सिमिलरली 7 रेड पिगमेंट में कितना बेस लेंगे, 12 में कितना लेंगे एंड 20 में कितना लेंगे. इस क्वेश्चन को हम करें उसके पहले हमें ये समझना थोड़ा ज़रूरी है. देखो ये तो मुझे समझ आ रहा है 13.1 है, तो ये डायरेक्ट के क्वेश्चन से डील कर रहा होगा. ठीक है, लेकिन फिर भी एग्जाम्स में ऐसा स्पेसिफाई नहीं होगा कि क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से आया है. सो बेटर इज़ टू नो एट दिस टाइम ओनली. ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आने जैसा बिल्कुल नहीं है. ओके, बिकॉज इसके अंदर भी हमें हमारे बेसिक्स चेक करने के लिए ही लिया गया है. एक रेड पिगमेंट में 8 बेस पार्ट मिल रहा है. ठीक है, मतलब इतने सारे बेस कलर में सिर्फ एक ड्रॉप गिर रहा है. अब अगर 4 ड्रॉप कलर में गिराऊंगी तो डेफिनेटली मुझे बेस तो ज़्यादा लेना पड़ेगा ना. तो इसे समझने का तरीका कुछ ऐसे लेंगे कि कहाँ गया कलर. ये 4 1 से ज़्यादा है, तो ये जो 8 बेस है 4 पार्ट्स की पिगमेंट्स के लिए ये भी ज़्यादा लिया जाएगा. 7 जो है वो 1 से ज़्यादा है और इसे भी ज़्यादा लेंगे. ये ज़्यादा है इससे ज़्यादा लेंगे, ये ज़्यादा है इससे ज़्यादा लेंगे. समझ में आ रहा है? तो ये सारा एक ही दिख रहा है ना. तो ये कौन सा प्रोपोर्शन दिख रहा है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन. ये हमें दिख रहा है, विजिबल है. सो
डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला याद करें उसके पहले ज़रा हम हमारा डी बना लेते हैं। डी मतलब हमारा कट लगेगा एक्स और वाई में, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। क्लियर। चलिए वैल्यूज़ लेंगे, आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। x1 की जगह है फर्स्ट पार्ट 1, y1 की जगह है 8, सामने चलेंगे। x2 की जगह हो गया हमारा 4, y1 की जगह y2 की जगह कुछ नहीं है तो लेट इट बी y2। ठीक है। अब y2 कोई भी अनआइडेंटिफाइड वेरिएबल को बेस में नहीं रखेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम। तो 1 इंटू y2, तो y2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 32। क्लियर। मैं यहाँ पे मेरी वैल्यू फीड कर रही हूँ, कितना आ गया ये 32। क्लियर। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, वापस फॉर्मूला यही है 1/8। अब आप चाहें तो इसके साथ में इसे निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसे को यूज़ करेंगे ताकि मिस्टेक की कोई भी स्पेस ओपन ना रहे। ये y1 था, ये y2, ये y3, क्रॉस मल्टीप्लाई देम, तो ये हो जाएगा y3 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 7, 56। तो ये हमारा कितना हो गया 56। ना थर्ड वन, 1/8 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन y1, y2, y3, y4। तो ये हो गया हमारा y4 इंटू 1, 12 इंटू 8, कितना हो गया 12 8 से 96। तो ये तो हमारा आ गया 56, ये हमारा आ गया 96। लास्ट बचा है फोर्थ वन, वापस से हम इसी को यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो अब इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार चेक करवाने के लिए, क्लियरिफाई करने के लिए मैं दूसरा भी यूज़ करके भी दिखाती हूँ। देखो y5 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 इंटू 8 160 हो गया। अब ज़रा मैं इसको दूसरे मेथड से भी कर देती हूँ, मतलब अभी तक मैंने 1/8 लिया है, अब मैं इनमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लेती हूँ। निकालना मुझे अभी भी यही है। सपोज़ मैं ये कुछ भी, मैं 4/32 सेलेक्ट कर रही हूँ। 4/32 इज इक्वल्स टू 20/y5, हमें यही निकालना था। y5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उधर 20 को 32 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इधर से कैंसिल होगा, अपॉन में इधर आएगा। 4 5 से 20, 5 इंटू 32 मल्टीप्लाई करेंगे ज़रा, 5 2 से 10, 5 3 15 प्लस 160। क्लियर है। तो इसलिए कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये करने का कारण ना ये है कि प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि हम मिस्टेक करें। अगर हमारा 1 मल्टीप्लाई 8 7 की जगह 8 6 भी हो गया ना, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन हो गया है। अब नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सो द थर्ड क्वेश्चन में ऑलरेडी यू हैव गिवन द पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट एंड पार्ट्स ऑफ द बेस, वो मैंने लिख लिए हैं। मैं वापस से एक बार बता दूं, आप लोगों के पास बुक्स होना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर्स करने वाली हूँ। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बुक एसेंशियल है। ओके, सो सेकेंड पार्ट को ही इन्होंने लिख के कहा है कि एक रेड पिगमेंट बनाने का एक पार्ट है, तो बेस मतलब 75 ml में सिर्फ एक पिगमेंट डलता है। तो आपसे ये कहा है कि 1800 ml अगर अपने पास बेस है तो उसमें कितना पिगमेंट डलेगा। ज़रा हम सोचते हैं, अरे भाई इतने से ml में एक पिगमेंट ही काफ़ी है कलर के लिए, तो ये तो इससे ज़्यादा है ना। और अगर इतना सारा पानी है हमारे पास, बेस है हमारे पास, तो उसमें कलर मिलाने के लिए भी एक पार्ट से तो ज़्यादा ही चाहिएगा। देखो दोनों एरोज अप हो रहे हैं या नहीं, यस। तो ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा डायरेक्ट हो गया solution. So in this direct proportion हम लिखेंगे ये कि इस चीज़ में हमको डायरेक्ट प्रोपोर्शन इज सेम। Therefore हमारा फॉर्मूला क्या था, जल्दी से जैसे ही हमें डाउट होने लग जाए हम जल्दी से हमारा फॉर्मूला बनाएंगे। हम हमारा डी बनाएंगे कट करते हुए, मतलब ऊपर x रहता है नीचे y रहता है, ठीक है, तो हम उसे कट कर रहे हैं। Therefore x1/y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। पुट द वैल्यूज, x1 की जगह है हमारे पास 1, y1 की जगह हमारे पास 75, x2 की जगह कुछ नहीं है तो x2 एज इट इज़, y2 की जगह है 1800 ml। ओके, डोंट यूज़ द यूनिट्स दिस टाइम। बस अभी सॉल्व करते जाएंगे। x2 अपनी जगह है, सबको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 इंटू 1800 इज इक्वल्स टू 75 इंटू x2 सॉरी। तो अब x2 अपनी जगह पे रह गया,
1 इंटू 1800 1800 ही होता है अपॉन 75। जब भी किसी को भी कैंसिल करने में थोड़ा भी डाउट होता हो, किसी को टेंशन होती हो, तो सबसे पहले टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेने की है, साइड में ले जाइए इसे और 5 से कैंसिल कीजिए, सबसे लोवेस्ट टर्म जिससे आप कैंसिल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि अपने को 12 और 13 15 की टेबल बोलनी है, नहीं बिल्कुल नहीं। 5 से कैंसिल कर सकते हैं आप, 5 से कैंसिल कीजिए जैसे मैं कर रही हूँ। 5 1 ज़ा 5, 7 में से 5 गए 2 बचे, 5 5 ज़ा 25 हो गया, कितना ईजी है। 5 3 ज़ा 15, 15 8 में से 5 गए 3 बचे, अब 3 है और 0 ये 3 5 6 5 ज़ा 30 और 0 ये 5 3 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 7 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 1 बचा, 5 2 ज़ा 10। अब देखो अब कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मैंने देखा यहाँ पे 3 है, चेक करो 7 + 2 9 होता है, मतलब यस ये तो 3 की टेबल में आता है। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6 3 4 ज़ा 12, तो मेरा आंसर आ रहा है इसको कैंसिल करके 24। कितना आया है 24। तो फाइनल आंसर हमको यही चाहिए था। देयरफॉर पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट नीडेड is equals to 24. Clear? Next question. Fourth question. Question number 4. मेरा sketch कहाँ गया? Yes, here it is. Question number 4. क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ मशीन इन अ सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बॉटल्स इन 6 आवर। देखो समझ ना आए तो 2 से 3 बार पढ़ो, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? 840 बॉटल्स इन 6 आवर। दो चीज़ें मिल गई, एक मुझे मिल गया 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स, तो एक तो मुझे मिल गई बॉटल्स और एक मुझे मिल गया टाइम। कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहो तो इसे आप न्यूमरेटर में लिखो, इसे वाई में लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आपको जो इच्छा हो आप वैसे लिख सकते हो, दोनों में आंसर हमेशा सेम ही आएगा। ओके, इसमें क्या दे रखा है? इसने कहा है 840 बॉटल्स फिल होती है कितनी देर में? 6 आवर्स में। 840 बॉटल्स इन 6 आवर्स। आपसे पूछा है हाउ मेनी बॉटल्स विल इट गेट फिल्ड इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में कितनी फिल होगी, मतलब हमें ये वैल्यू नहीं है, x2 नहीं है हमारे पास, ठीक है। अब हम इसे कैसे करें? एक बार और मैं रिपीट कर दूं, कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉटल्स की सारी वैल्यू x में जाए और टाइम की वैल्यूज़ y में जाए। टाइम भी आप ऊपर ले सकते हैं, बॉटल्स को आप नीचे ले सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो ज़रा दिमाग लगाते हैं। मशीनें 6 घंटे में 840 बॉटल बना रही है, तो 6 घंटे में जितना बना रही है तो 6 घंटे से कम टाइम में उससे कम ही बनाएंगी। सी दोनों एरो सेम प्रोपोर्शन में नीचे की तरफ जा रहे हैं। सो कौन सा प्रोपोर्शन हो गया? इट सीम्स डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इजंट इट? तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की वजह से हम फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2। क्लियर? पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। x1 हमारे पास क्या है? 840, y1 हमारे पास क्या है? 6, x2 हमारे पास कुछ नहीं है, y2 हमारे पास 5 है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 840 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 6 इंटू x2। क्लियर? x2 अपनी जगह रह जाएगा, 840 इंटू 5 और ये 6 जो मल्टीप्लिकेशन में था डिवीजन में चला जाएगा, ठीक है। फिर मैंने यही बात बोली है, नहीं समझ में आए सबसे छोटे नंबर से कैंसिल करूँ, मैं 2 से कैंसिल कर रही हूँ। 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा 8 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4 0। 3 से कैंसिल करेंगे, हो रहा है या नहीं? 4 + 2 5 6, 6 3 की टेबल में आता है, मतलब ये पूरा आता है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12 0 ना। अब ज़रा मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है। 140 इंटू 5, 5 0 ज़ा 0, 5 4 ज़ा 20, 5 × 5 6 7 700। तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया? 700 बॉटल्स। क्लियर? तो इसके साथ हमारा 4th क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम अटेन करता है एक लेंथ को इतना, ठीक है। तो एनलार्ज्ड फोटोग्राफ कितना है और उसकी लेंथ हमने 5 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर दी है। तो आपको निकालना है व्हाट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द बैक्टीरिया अगर फोटोग्राफ को हम 20,000 टाइम्स ही एनलार्ज करते हैं, ठीक है। तो एनलार्ज लेंथ दे रखी है उसकी और एनलार्ज्ड टाइम्स दे रखा है, ठीक है। तो मुझे दे रखी है एक तो एनलार्ज्ड एनलार्ज फोटोग्राफ दे रखा है मुझे। द फोटोग्राफ ऑफ अ बैक्टीरिया एनलार्ज 50,000 टाइम, ठीक है, अटेन्स अ लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एज शोन इन डायग्राम। एनलार्ज जब फोटो को इतना बड़ा फोटो किया तो उस बैक्टीरिया की साइज़ इतनी दिखी, तो वो भी कुल मिला के एनलार्ज ही है। तो एनलार्ज्ड साइज ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। चलिए अब ज़रा वैल्यूज फीड कर देते हैं हम लोग।
क्या है, इन्होंने कहा है 50,000 टाइम्स जब आपने फ़ोटो को इंक्रीज़ किया तब जाके उस बैक्टीरिया की साइज़ 5 सेंटीमीटर है। अभी आपसे पूछ रहा है अगर 20,000 टाइम्स आप एनलार्ज करोगे तो इसकी साइज़ क्या होगी। अरे भाई बड़ा सिंपल सी बात है, 50,000 टाइम आपने बढ़ाया तब जाके 5 सेंटीमीटर बढ़ा। अब इतने चौड़े की जगह मैंने सिर्फ इतना से ही चौड़ा किया है, ठीक है। इतना सा फोटो था, मैंने खींच के पहले इतना कर दिया तो बैक्टीरिया इतना बड़ा दिखा। अब मैंने उसे खींच के सिर्फ यहीं तक रखा तो बैक्टीरिया इतना से ही दिखेगा ना। तो 50,000 से 20,000 कम है तो डेफिनेटली हमारा बैक्टीरिया का साइज़ भी कम आएगा। दोनों प्रोपोर्शन डाउन जा रहे हैं तो हम क्या लिखने वाले हैं, इट सीम्स टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये दिख रहा है, तो इट सीम्स टू बी अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में फॉर्मूला है x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। याद करने का तरीका हमने देख रखा है, कट द डी, x1 x2 y1 y2, ये अपॉन लग गया x1 अपॉन y1, ठीक है। बहुत ईजी है लर्न करने का मेथड, पुट द वैल्यूज़। सो 50,000 हमारी x की जगह है। वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं आप एनलार्ज फोटो को ऊपर लिखो, आप इसे नीचे भी लिखोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा। 20,000 टाइम्स, यहाँ कुछ नहीं है, ये y की सीरीज़ चल रही है y1 ये y2 अपॉन y2, ठीक है। नीचे हो ऊपर हो हमें किसी को भी जो छोड़ना नहीं है, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई देम। 50,000 y2 इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 5। तब तक मल्टीप्लाई मत करो जब तक कहीं आपको दिख रहा है कि कैंसिल होने का कोई स्कोप है। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे स्कोप, कैसे मैं बताती हूँ। ये जो मल्टीप्लाई में था नीचे सामने की तरफ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 50,000 यस चला जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4, 5 से 5 कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 2। कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। In a model of a ship, the mast is 9 centimeter high, while the mast of actual ship is 12 meter high. आपको एक मॉडल बनाया है, ठीक है। एक शिप को मैंने देखा और मॉडल बनाया है, तो मॉडल ऑफ द शिप की लेंथ और एक्चुअल लेंथ हमें उसकी बात करनी है। इसने दे रखा है मॉडल में लेंथ ऑफ मॉडल, शिप के लेंथ की मॉडल में कितनी लेंथ है, वो है 9 सेंटीमीटर हाई। और वही एक्चुअल शिप में अगर आप देखोगे तो एक्चुअल शिप में आपको दिखेगी 12 मीटर हाई। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में है, लेकिन अभी हम देखते हैं, है ना। अब इसने क्या कहा, इफ़ द लेंथ ऑफ द शिप इज़ 28 मीटर, 28 मीटर एक्चुअली शिप की लेंथ है। आपको निकालना है कि मॉडल वाली शिप की एक्चुअल लेंथ कितनी होगी। क्लियर है, चलो ज़रा बात कर लेते हैं। एक्चुअल लेंथ 12 मीटर थी, यहाँ हो गई 9 सेंटीमीटर। तो जब ये बढ़ेगा तो ऑब्वियसली शिप की लेंथ भी बढ़ेगी, सही। 12 से 28 ज़्यादा है और जो ऊपर वाली वैल्यू है वो 9 से ऑब्वियसली ज़्यादा आएगी। तो ये कौन सा प्रोपोर्शन दिख रहा है, इट सीम्स टू बी डायरेक्ट प्रोपोर्शन। दिख रहा है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की वजह से अब हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लोग वैल्यूज़ को लेंगे x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2। पुट द वैल्यूज़, x की जगह है 9, y की जगह है 12 इक्वल्स टू में यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x की सीरीज़ चल रही है, x2 अपॉन 28। क्रॉस मल्टीप्लाई 28 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 12 के साथ में x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब x2 अपनी जगह 12 यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, तो मैं इसे यहाँ लाऊं या मैं इसे उल्टा करके लाऊं, बात बराबर ही है। पर चलिए अभी कंफ्यूज नहीं करती हूँ। 28 यहाँ है, 9 यहाँ है, ये नीचे आ गया, 12 हो गया। 3 4 से 12, 3 3 से 9, 4 की टेबल काउंट करेंगे 28 आता है क्या, यस मेरे हिसाब से 4 5 से 20, 4 6 से 24, 4 7 से 28, 7 3 से कितना हो गया 21। तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 21 सेंटीमीटर। लेकिन हम आगे बढ़े उसके पहले मुझे आपको एक चीज़ वेरी क्लियर करनी है। देखो जो 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि यूनिट्स जो होती हैं वो x1 x2 x3 की सेम होनी चाहिए, y1 y2 y3 की सेम होनी चाहिए। क्लियर, लेकिन x1 की सेम हो भी सकती है,
x1 की सेम ना भी हो तो भी चलेगी, दोनों केसेस रन करते हैं जैसे अभी हमारे साथ हुआ, और ये भी दोनों रन करते हैं जैसे ऊपर हुआ, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी यहाँ मीटर है ये सेंटीमीटर है तो फिर हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्लियर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस करते हैं, आने वाले क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।